तुलसी नर का क्या बड़ा, समय होत बलवान, भीलन लूटे गोपियां वही अर्जुन वही बाण। उनका भी भौकाल एक समय था जब बड़ा बेजोड़ हुआ करता था। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाई साहब एकदम भौकाली मचाए हुए थे, तहलका मचाए हुए थे। मतलब एक समय था जब यूं तो थे वो गृह मंत्री, लेकिन कई मुद्दों पर वो सीएम को भी सुपरसीड करते हुए दिखते थे। वही नरोत्तम मिश्रा, वही मध्य प्रदेश, वही दिल्ली, वही सरकार, लेकिन वही दतिया। और अब भौकाली कम हो गई है। अपनी उम्मीद से बढ़ करके मध्य प्रदेश में सीटें लेके आई बीजेपी, लेकिन उस पे मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अपने गढ़ से और वो मजबूत चेहरा हार जाना। अब लोग ये समझ रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जी अब दमदार कमबैक करने वाले हैं, लेकिन इसी कमबैक पर एक रोड़ा अटका दिया। रोड़ा अटकाया किसने? और बीजेपी की एक खासियत भी है, बीजेपी में कभी भी कोई नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी और संगठन सबसे बड़ा होता है। और जब भी, और बीजेपी की एक मैंने चीज देखी है कि अगर आप पार्टी लाइन में फॉल नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद को पार्टी से बड़ा समझने लगे तो समझ जाइए कि अब आपका पतन शुरू होने वाला है। वहाँ पे वो अपने आप को कैंडिडेट मान भी चुके थे और उनकी तैयारी भी चल रही थी। नरोत्तम मिश्रा और अपने यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको लेकर के कहीं ना कहीं एकदम सेम थॉट है लोगों के। ये भी एक क्या कहते हैं दमदार और बाहुबली प्रभावशाली नेता, हाँ, और बयानबाजी इनकी भी अलग रहती है ब्रजभूषण जी की। उसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा की है। जो कद था नरोत्तम मिश्रा का, और ना वेरी सीरियस, मतलब बहुत बड़ा था। एक टाइम ऐसा था, मुझे याद है, जब ये चर्चाएं होती थी कि नरोत्तम मिश्रा जी को बाइट देना बड़ा पसंद है, तो पत्रकार लोग क्या करते थे कि रोज उनके घर, सुबह उनके घर के बाहर कुछ मिर्च मसाला, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बोलेंगे तो उनका कंट्रोवर्सी के साथ चोली दामन का साथ था। वो कुछ भी बोलेंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ही होती थी, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती थी। लेकिन उनको पूरा ये आभास था, एहसास भी था, क्योंकि वो गढ़, वो अपने आप को मानते हैं कि यहाँ से दूसरे को टिकट देंगे ही नहीं, पता है कि हम यहाँ बैठे हैं। तो और इस तरीके की चीज़ों में बीजेपी अक्सर अपना रूप दिखाती है। वही हुआ है नरोत्तम मिश्रा जी। कई बार ये ऐसा होता है जब नेताओं को टिकट नहीं मिलता है तो एक बार पार्टी हाईकमान को दिखाना पड़ता है कि भैया हम अप्रासंगिक नहीं हुए, अभी भी हम रिलेवेंट हैं मध्य प्रदेश की राजनीति। हमें ये भी दिखाना पड़ता है कि मिश्रा अभी कमज़ोर नहीं हैं, गद्दी उन्हीं के हाथ में है। लेकिन इधर ये भी दिखाना है कि अरे ये तो हमारे कार्यकर्ता चाहने वाले कर दिए, हमें तो पता भी नहीं चला कि पीछे से जख्म दे करके नमक छिड़क करके कहा जा रहा है कि चेहरे पे स्माइल लाना है और सपोर्ट करना है, नेताजी को जिताना है जिनको टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है मिश्रा जी उस तरीके से प्रभाव अपना दिखाएंगे, अपने ही चुनाव की तरह चुनाव लड़ेंगे? ये बात यही है कि नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त एक ही गाना गा रहे हों कि दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म बस इतना है कि तुमसे प्यार करते हैं। अब उनका प्यार है बीजेपी का, इसलिए वो पार्टी में बने हुए हैं फिलहाल। तो गुरु बात अभी है ताजी ताजी, हम मिलकर करेंगे बैठकबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी, और हम आपके बीच लेकर आए हैं एज न्यूज की एक नई और बड़ी खास पेशकश, बैठकबाजी। अब बैठकबाजी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने दोनों सहयोगियों से आपको मिलवाना चाहता हूं। एक तरफ है मेरे सौहार्द द्विवेदी जी प्रयागराज वाले, और एक तरफ हैं हमारे आदित्य गर्ग जी सहरसा वाले। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए बैठकबाजी के एपिसोड्स लाते रहें ताकि थोड़ा मनोरंजक तरीके से आप तक खबरें पहुंचाए जाएं, और खबरें शुरू करें, विश्लेषण शुरू करें, बातचीत शुरू करें, अपनी बैठकबाजी शुरू करें उससे पहले सौहार्द जी कुछ सुना दीजिए। देखिए, राहत इंदौरी साहब जो हैं, हम लोग जहाँ की बात करने वाले हैं वहीं से आते हैं। राहत इंदौरी जी तो कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा याद है कि क्या वो कहते हैं कि इश्क, दर्द, दवा, जहर, जख्म, जाम, क्या क्या है? इश्क, दर्द, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या? तो भैया इंतजाम है खाट का, इंतजाम है बैठकबाजी का, इंतजाम है राजनीतिक बतंगड़ का, और इंतजाम है राजनीतिक चर्चाओं का, क्योंकि देसी पना है, देसी अंदाज है। और आज जिस इंसान की हम बात करने जा रहे हैं वो भी बड़े देसी हैं, और उनका भी भौकाल एक समय था जब बड़ा बेजोड़ हुआ करता था। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाई साहब एकदम भौकाली मचाए हुए थे, तहलका मचाए हुए थे। मतलब एक समय था जब यूं तो थे वो गृह मंत्री, लेकिन कई मुद्दों पर वो सीएम को भी सुपरसीड करते हुए दिखते थे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। लेकिन एक कहावत है ना कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय होत बलवान,
भीलन लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, वही नरोत्तम मिश्रा, वही मध्य प्रदेश, वही दिल्ली, वही सरकार, लेकिन वही दतिया। और अब भौकाली कम हो गई है। अब मामला क्या है? मामला आप जानते होंगे, 2023 में नरोत्तम मिश्रा जी दतिया से चुनाव लड़े। भाई सर्विंग गृह मंत्री थे। चुनाव में उनकी करारी शिकस्त हो गई। 7,500 से अधिक वोटों से वो चुनाव हार गए। वो भी तब जब पार्टी जो है वो 230 में से तकरीबन 177 मतलब 2/3 बहुमत लेकर जीती, और फिर भी गृह मंत्री हार जाए तो ये बड़ा उलटफेर हुआ था उस चुनाव में। अपनी उम्मीद से बढ़ करके मध्य प्रदेश में सीटें लेके आई बीजेपी, सही बात लेकिन उस पे मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अपने गढ़ से और वो मजबूत चेहरा हार जाना, ये सबसे बड़ा उसका कारण। लेकिन अभी ये तो अगर उनके समर्थकों को ऐसा लग रहा था कि शायद नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक करियर का ये सबसे बड़ा लो होने वाला है, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब समय का काल चक्र घूमा। वहां से जो विधायक जी जीते थे, अब उनके साथ भी थोड़ा सा खेला हो गया। खेला क्या हुआ था कि वहां से जब राजेंद्र भारती जी ने नरोत्तम मिश्रा जी को हराया तकरीबन 7,500 वोटों से, दिल्ली के कोर्ट ने उन्हें धोखेधड़ी और चीटिंग के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। मामला देखिए 1998 का है। दिल्ली में सजा सुनाई गई, उनका एमएलए का पद चला गया, वो उनका मेंबरशिप और डिस्क्वालीफाई हो गए। अब वापस दतिया में उपचुनाव होने वाले हैं और यहीं से नरोत्तम मिश्रा जी की बेइज्जती अब शुरू होती है। बेइज्जती तो खैर क्या कहिएगा, राजनीति में चलता रहता है। राजनीति में चलता रहता है। होता ऐसा है कि 1998 का मामला है, समय का काल चक्र देखिए। नरोत्तम मिश्रा का डाउनफॉल चल ही रहा था, वो हार ही गए थे, स्वीकार भी कर लिया था उन्होंने, कहीं ना कहीं उनके समर्थक भी स्वीकार कर लिए। लेकिन उनके मन में, उनके समर्थकों के मन में एक आस जगी थी कि राजेंद्र भारती जी तो हो गए डिस्क्वालीफाई, अब होने हैं दतिया में उपचुनाव 30 जुलाई को। अब लोग ये समझ रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जी अब दमदार कमबैक करने वाले हैं, लेकिन इसी कमबैक पर एक रोड़ा अटका दिया। रोड़ा अटकाया किसने? लेकिन वो चल भी रहे थे वहाँ पे, वो अपने आप को कैंडिडेट मान भी चुके थे और उनकी तैयारी भी चल रही थी। हाँ, तो रोड़ा किसने अटकाया? और ये भी सुना गया कि पर्चा भी ले लिए थे। तो रोड़ा किसने अटकाया? रोड़ा सब खुद की पार्टी ने, हाई कमान ने टिकट ही नहीं दिया भाई साहब को। नरोत्तम मिश्रा जी की जगह पर टिकट मिलता है आशुतोष तिवारी जी को। अब आशुतोष तिवारी जी इस वक्त प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, कई प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं। 2023 में आशुतोष तिवारी जी सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, तब टिकट नहीं मिला। उनकी किस्मत जागी और अब वो दतिया से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अब नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थक जो हैं, उन्होंने कल 12 घंटे NH-44 ब्लॉक कर दिया, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पूरा हुल्लड़बाजी हुई। कह रहे आपने हमारे नेताजी को टिकट कैसे नहीं दिया, हमारे नेताजी का टिकट कैसे काटे। देखिए जो कद था नरोत्तम मिश्रा का, और ना वेरी सीरियस, उन्होंने बहुत बड़ा था। एक टाइम ऐसा था, मुझे याद है, जब ये चर्चाएं होती थी कि नरोत्तम मिश्रा जी को बाइट देना बड़ा पसंद है, तो पत्रकार लोग क्या करते थे कि रोज उनके घर, सुबह उनके घर के बाहर कुछ मिर्च मसाला, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बोलेंगे तो उनका कंट्रोवर्सी के साथ चोली दामन का साथ था। वो कुछ भी बोलेंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ही होती थी, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती थी। तो मीडिया पहुंच जाती थी और वो भी नाराज नहीं करते भाई मीडिया को, बाइट दे देते थे, बाइट देके खलबली मचा देते थे। लेकिन आप एक सेकंड देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का राजनीतिक करियर कितना लंबा है। 3 बार के यहाँ से, 3 बार के दतिया से, फिर उसके बाद मंत्री हैं। अरे अब मैं कह तो रहा हूँ कि पार्टी में वो सेकंड इन कमांड थे। मध्य प्रदेश में कई मुद्दों पर तो वो शिवराज सिंह चौहान को सुपरसीड कर जाया करते थे। और वो 6 बार के सर्विंग विधायक रहे हैं। 1990, 1998, 2003 वो डबरा से विधायक रहे हैं, और 2008, 2013 और 2018 में वो दतिया से विधायक हुए हैं। 23 में चुनाव हार गए। लेकिन अब राजनीति और बीजेपी की एक खासियत भी है, बीजेपी में कभी भी कोई नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी और संगठन सबसे बड़ा होता है। और जब भी, और बीजेपी की एक मैंने चीज देखी है कि अगर आप पार्टी लाइन में फॉल नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद को पार्टी से बड़ा समझने लगें, तो समझ जाइए कि अब आपका पतन शुरू होने वाला है। अरे यही कहीं तो नहीं नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हो रहा है। वही मैं एक चीज, नरोत्तम मिश्रा और अपने यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको लेकर के कहीं ना कहीं एकदम सेम थॉट है लोगों के। ये भी एक क्या कहते हैं, दमदार और बाहुबली प्रभावशाली नेता, हाँ, और बयानबाजी इनकी भी अलग रहती है ब्रजभूषण जी की। उसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा की है, वो भी अपनी बयानबाजी को लेकर के बहुत जाने जाते हैं। कब क्या उनके मुंह से बयान निकल जाएगा वो नहीं समझते हैं, ठीक है। उसी तमाम बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। इसमें भी हुआ, ब्रजभूषण जी का टिकट कटा,
ठीक है, ये अलग बात है कि उनके लड़के को मिल गया, वो ठीक है, करण भूषण जी को, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के इसमें ये चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन उनको पूरा ये आभास था, एहसास भी था, क्योंकि वो गढ़, वो अपने आप को मानते हैं कि यहाँ से दूसरे को टिकट देंगे ही नहीं, पता है कि हम यहाँ बैठे हैं। तो और इस तरीके की चीज़ों में बीजेपी अक्सर अपना रूप दिखाती है, वही हुआ है नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। अच्छा, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का आपने पूरा बायोडाटा बता दिया, तो यहाँ पर एक बात और हुई है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एनएच को बंद कर दिया गया है, मैंने भी बहुत तमाम तरीके का चीज देखा, और इसी बीच में नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आता है कि हाईकमान ने जो फैसला लिया है हम उस फैसले के साथ हैं, और जो भी प्रत्याशी चुने गए हैं हम उनके साथ हैं, उनको बधाई। तो आपको यहाँ पर जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा विवादों में रहे हैं, आपको नहीं लगता, और उन्होंने अपने जो उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है, उनको कहा है कि भैया ये सब चीज कार्यक्रम को बंद करो, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगता है कि उन्होंने कहा है या उन अपना बाहुबली का परचम लहराने की एक कोशिश है? शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जब नेताओं को टिकट नहीं मिलता है तो एक बार पार्टी हाईकमान को दिखाना पड़ता है कि भैया हम अप्रासंगिक नहीं हुए, अभी भी हम रिलेवेंट हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। और दतिया तो भाई मतलब जहाँ से आप, लेकिन ये भी है ना कि आप चुनाव हारे ना, फिर दोनों मैसेज देना पड़ता है ना। हमें ये भी दिखाना पड़ता है कि मिश्रा अभी कमज़ोर नहीं हैं, गद्दी उन्हीं के हाथ में है, लेकिन इधर ये भी दिखाना है कि अरे ये तो हमारे कार्यकर्ता चाहने वाले कर दिए, हमें तो पता भी नहीं चला, यानी कि आग लगा करके फिर बुझवाना। नहीं, एक और पहलू है कि हमें यह भी दिखाना है कि हमें अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना है। और बाद में जो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं मैं तो पार्टी आला कमान के साथ हूँ, उनके फैसले के साथ हूँ, हाई कमान जो भी फैसला लेगा मैं उसका समर्थन करूंगा, मैं तो पार्टी का जो है वो एक निष्ठ और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो ये दोनों संदेश, इसको पॉलिटिकल मैसेजिंग कही जाती है। ये लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है उस तरीके से वो जिनको प्रत्याशी बनाया गया है उनका प्रचार करेंगे। अब मैं बिहार से आता हूँ और चूँकि बोर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता का हूँ, मेरे पापा एक हमेशा मुझे कहानी सुनाते हैं कि एक राजा थे, वो एक नाई की दुकान पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने नाई से कहा कि ये नाई ज़रा बताना मेरे सिर में कितने बाल हैं। तो वो बोला कि अरे मालिक काटिए रहे हैं, आपके सामने ही गिर रहा है, गिन लीजिएगा। तो अब प्रचार करेंगे नहीं करेंगे, अब तो चुनाव आ ही गया है, अनाउंस हो ही गया है कैंडिडेट, अब तो चुनाव में ही दिख जाएगा कि कितने समर्पित कार्यकर्ता हैं नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो सिर्फ कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है कि बीजेपी अगर एक बार कोई फैसला कर लेती है तो भैया शिवराज सिंह चौहान को कौन सोच रहा था कि मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, और वहाँ उनके रहते एक ऐसे आदमी को विधानसभा मुख्यमंत्री बनाएगा जिसकी नाम की चर्चा भी कहीं नहीं हो रही थी। राजस्थान में देख लीजिए, आपको वो दृश्य शायद अभी भी याद होगा, मुझे पता है कि नहीं, राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री की घोषणा करनी थी और बगल में वसुंधरा राजे बैठी हुई थी, और राजनाथ सिंह जी ने अपने ही अंदाज में एक चिट्ठी ली और चिट्ठी लेकर वसुंधरा राजे जी को पकड़ाई। और वसुंधरा राजे ने जब वो पर्ची खोली और जब उन्हें वो नाम पढ़ा और उनका जो रिएक्शन था, अभी भी वो कहीं कैमरे पर दिख जाता है, वो दिख जाता, वो भी हैरान थी कि ये कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती है, जब भी लगता है कि कोई नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने वाला है, झटका दे देती है, उनको एक झटका देती है। और आप देख लीजिए ना, कई राज्यों में ऐसा हो गया। रमन सिंह भी मुख्यमंत्री नहीं बना छत्तीसगढ़ में, फिर हालांकि उन्हें बाद में स्पीकर बना दिया गया। अब वसुंधरा राजे देखिए कहाँ है आज, शिवराज सिंह चौहान हाँ अब आ गए हैं केंद्र में। उनको शिवराज जी खुद ही नहीं सोचे थे, कभी बिल्कुल नहीं सोचे थे बेचारे, वो इतना मेहनत किए हैं, मामा असली वही थे, लाडली बहना योजना वही लेकर आए। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी का और मामा जी का यानी कि शिवराज जी का कनेक्शन बहुत अच्छा था। उस समय वो गृह राज्य मंत्री थे और वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, उन लोग का जो वो कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था। और ये भी कहा जाता है नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। संगठन पूरा एक समय था जब नरोत्तम मिश्रा ही देखा करते थे। नरोत्तम मिश्रा मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने वो पूरा जो एक संगठन है मध्य प्रदेश में, नरोत्तम मिश्रा देखते थे। लेकिन एक चीज पता है क्या है, अधिक बड़बोला होना भी आपके लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। याद करें नरोत्तम मिश्रा को, नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद और तमाम ऐसे मुद्दों पर, हालांकि कोर मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो जितने आक्रामक रहे हैं, चाहे जिस तरीके से डेमोलिशन हो, बॉलीवुड को लेकर के उनके बयान, दीपिका पादुकोण को लेकर आश्रम की शूटिंग रोक देना हो, दीपिका पादुकोण के वो ऑरेंज सैफरन बिकनी वाले को जिस तरीके से राजनीतिक, मतलब आप गृह मंत्री हैं, अगर कोई छिछला लेवल का नेता जो है ये कमेंट करे या सोशल मीडिया पे ट्रोल्स अगर बात करे कि अरे बिकनी ऐसी क्यों है, कपड़ा वैसा क्यों है, समझ में आता है। आप राज्य के मतलब गृह मंत्री हैं, यू हैव सम अदर सीरियस बिजनेसेस टू माइंड।
आप वो छोड़ के आप दीपिका पादुकोण के अंग वस्त्रों का कलर देख रहे हैं। आप अच्छा, ई टेंडर घोटाला आया 80,000 तो करोड़ का। भगवा कलर का था ना, तो अच्छा नहीं घोटाला, सुनिए घोटाला को थोड़ा सा अभी दूर रखते हैं, आपकी बातों को मैं मान रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वहां से दतिया से पिछली बार उन्होंने हारा और फिर से जब मौका मिला, हारने के बाद मौका मिला, तो कहीं हाईकमान ये तो नहीं सोच रहा है कि इसको तो जनता ठुकरा चुकी है? देखिए, हारे हुए प्रत्याशी को टिकट देने में पार्टियां ऐसे भी सोचती हैं, लेकिन जब आप 2023 का वो चुनाव हार गए तो पार्टी को भी अब नए चेहरों को भी तो मौका देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं कि एक ही पार्टी लगातार चुनाव लड़ती रहेगी। और जब मैं ई टेंडरिंग घोटाला की बात कर रहा था, 80,000 करोड़ का घोटाला, उनके निजी सचिव खुद वीरेंद्र पांडे, अगर मैं गलत ना हूं तो उनका शायद यही नाम था, वो अरेस्ट होते हैं। बाद में हालांकि उसमें भी उनको क्लीन चिट मिल गई, कह दिया गया उनको बदनाम करने की साजिश है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप पे तो उतना हम खुल के मतलब वो चीज़ें तो चल रही है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन राजनीतिक स्तर पे अगर हम अभी देखें नरोत्तम जी को, तो जो व्यक्ति अपने आप को, आप समझिए एक तरीके से कि कुंडा विधानसभा ले लीजिए, हाँ, अब कुंडा विधानसभा से जो है, जाहिर सी बात है राजा भैया अपने आप को हमेशा सोचेंगे कि इसके अलावा ये और दूसरा कोई नहीं चल सकता है, ना तो यहाँ की जनता किसी को चुनने वाली है, ठीक है। और मतलब और हाई कमान अगर टिकट देता है, जाहिर सी बात है वो अलग बात है कि हाई कमान वो खुद ही हैं। अपनी पार्टी के हाई कमान राजा भैया खुद ही हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे वो अलग बात हो गई कि उनकी अलग पार्टी है, अलग चीजें। मैं एक विधान स्तर का बात कर रहा हूँ कि उस क्षेत्र में जो नरोत्तम मिश्रा का एक जलवा, और पार्टी में भी उनकी छवि आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जिसकी हनक हो, तो जाहिर सी बात है उनको लग रहा था, वो पर्चा भी ले चुके थे कि टिकट हम ही को गुरु मिलना है, कहीं जा नहीं रहा है। उनको क्या पता था कि बीजेपी झटका देती है, ये तो उनको समझना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को ये झटका लगा है, और इस बार इस झटका लगने वाली ये सबक मामा से उनको लेना चाहिए था, नहीं लिया ना, इसीलिए झटका इस बार लगा, और झटका बहुत जोर का लगा है। आपको मैं एक बार बताऊं, मीडिया को बड़ा पसंद करते हैं नरोत्तम मिश्रा जी। हाँ, आप लोग, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 2007-8 की बात है, चुनाव होने थे, और तकरीबन वहाँ के कुछ प्रमुख हिंदी अखबारों में 42 आर्टिकल छपे कि क्यों अलग है नरोत्तम मिश्रा। अब इसकी जांच बिठाई भाई इलेक्शन कमीशन ने कि चुनाव के समय में ऐसे 42 आर्टिकल्स कि नरोत्तम मिश्रा अलग क्यों है, अलग धाक बन रही थी इनकी। जांच होती है, मालूम चलता है पेड आर्टिकल्स लिखवाए गए थे। हाँ, उस अब 2000 प्यार बहुत करते हैं। 2017 में इस मामले में उनको सजा मिली, तो और उन पर ईसीआई ने 3 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में दिल्ली के कोर्ट से 2018 में उन्हें राहत मिल गई। 2018 का चुनाव उन्होंने वापस दतिया से लड़ा, और वो चुनाव जो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था, जो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल था, जहां कमलनाथ सरकार बनाने में सक्षम हो गए थे, कामयाब हो गए थे, वहां वो दतिया से अपनी सीट निकाल ले गए। लेकिन समय का चक्र देखिए, 2023 प्रचंड जनादेश के साथ, जिसकी कल्पना बीजेपी ने भी, जनता पार्टी भी नहीं की, नहीं शायद कर नहीं की थी, वो पार्टी जीत के आती है, और नरोत्तम मिश्रा के हाथों में इस बार लगती है निराशा। तो भैया राजनीति बहुत विचित्र चीज है। आप उनके नेताओं से भी पूछिए ना, मध्य प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा के बारे में जब भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो लोगों का एक कहना है कि नरोत्तम मिश्रा हैं तो वो सारी चीजें, हाँ। अरे वो क्राइसिस मैन हुआ करते देख समय, वो उनका वो स्टिंग भी आया जिसमें वो शायद विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे थे। बाद में हालांकि उन पर कह दिया गया कि ये उनको बदनाम करने की साजिश है। लेकिन जो ऑपरेशन लोटस हुआ था, कमलनाथ के खिलाफ जो खेला बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया था, उसके भी एक बड़े सेंटर में नरोत्तम मिश्रा जी थे। तो देखिए, तमाम बातों को अगर ऐसे चलिएगा तो देखिए, उत्थान है तो पतन भी तो है। राजनीति में अगर सूरज उगता है तो सूरज डूबता भी है, और शायद नरोत्तम मिश्रा जी का समय आजकल बढ़िया नहीं चल रहा है। हालांकि इस एपिसोड को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर बात मध्य प्रदेश और नरोत्तम मिश्रा जी का हो तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि उनका कार्यकाल भी लंबा है और तमाम तामझाम भी उनके बहुत लंबे। पार्टी को यहाँ पे आप लोग इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या लग रहा है कि जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, ठीक है, संगठन से जुड़े रहे और ज़मीनी स्तर के हैं, और विधानसभा इनकी अलग है, लेकिन इन लोकल के नेता हैं, अब ज़मीनी पैठ भी है। लेकिन क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जिन चीज़ों को संभाल के चलते थे, और वो रुआब और वो चीज़ें ये ला पाएंगे, क्या लगता है? और या फिर अगर कांग्रेस अभी अपना प्रत्याशी उतारी नहीं है, और अगर वो उतारती है, क्या कहते हैं, भारती जी के वाइफ को टिकट मिलता है, तो क्या लगता है कि लड़ाई किस तरीके की रहेगी? क्या उतनी पेचीदा रहेगी? अब मैं आता हूँ उस प्रश्न पे कि क्या नरोत्तम मिश्रा की कमी या वो पैठ बना पाएंगे आशुतोष तिवारी, वो समय बताएगा।
समय के काल में क्या छिपा हुआ है मैं और आप नहीं जान सकते। जाहिर सी बात है कि आप एक बरगद को काट के दूसरा बरगद नहीं लगा सकते, उस बरगद को भी बड़ा बनने में समय लगेगा। अब आशुतोष तिवारी जी पहले तो चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं उस पर प्रश्न है, लड़ाई बढ़िया होगी क्योंकि जब उस लहर में 7,500 वोट से नरोत्तम मिश्रा हार सकते हैं तो आशुतोष तिवारी के लिए भी ये लड़ाई बहुत आसान होने नहीं वाली है। और उसके साथ साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि पीछे से जख्म दे करके नमक छिड़क करके कहा जा रहा है कि चेहरे पे स्माइल लाना है और सपोर्ट करना है, नेताजी को जिताना है जिनको टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है मिश्रा जी उस तरीके से प्रभाव अपना दिखाएंगे, अपने ही चुनाव की तरह चुनाव लड़ेंगे, उस तरीके से सपोर्ट करेंगे, या फिर क्या लगता है आपको? देखिए बात यही है कि नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त एक ही गाना गा रहे हों कि दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म बस इतना है कि तुमसे प्यार करते हैं। अब उनका प्यार है बीजेपी का, इसलिए वो पार्टी में बने हुए हैं। फिलहाल ये रही हमारी पूरी चर्चा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला दतिया में, और नरोत्तम मिश्रा को लेकर आपके क्या विचार है, और जो भी कंट्रोवर्सीज में वो लिप्त रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। फिलहाल बैठकबाजी के पहले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह की और भी गंभीर राजनीतिक विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक आप मुझे यानी प्रमोद तिवारी को, मैं सौहार्द द्विवेदी, आदित्य गर्ग को दीजिए इजाज़त। हम अगले एपिसोड में आपसे वापस मिलेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।